वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका। चलिए हम आज अपना चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्कस करेंगे पार्ट बी से, जिसका नाम रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी से। ये मैं जो है यहाँ लिखना भूल गया टॉपिक का नाम, कोई बात नहीं, आप इसको समझें। चैप्टर 2 पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन से हैं, उनमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस करने का क्या रहेगा, लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस की, और टूल्स कौन कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। ये सब हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूंगा, वो भी हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस से। फाइनेंशियल एनालिसिस को अगर मैं ये कहूँ कि एक पोस्टमार्टम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो आप इसे गलत ना समझें। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ए पार्टिकुलरली पोस्टमार्टम ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या है, पोस्टमार्टम है, क्योंकि हम इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, उनसे बनाई गई स्टेटमेंट्स को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिल सके। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा, बेसिकली एनालिसिस हम यहाँ दो प्रकार से करते हैं, एक तो इंटरनल एनालिसिस और एक एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपनी फर्म के पिछले साल के डाटा के साथ कंपैरिजन करना, और जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम अपनी फर्म के डाटा का कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म के डाटा से कंपेयर करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। राइट, तो हम यहाँ पर बेसिकली देखें तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमें क्या बताती है, प्रेजेंट्स ए मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड रिवील लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी, सोल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा था, बैलेंस शीट हमने देखी थी, तो ये जो है ये क्या करती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन केवल मॉनेटरी डाटा हमें बताते हैं। बैलेंस शीट हमें मॉनेटरी डाटा में टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज, कैपिटल, है ना, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट जो है हमारी जो है लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं या करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। तो उनके एनालिसिस के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। In financial analysis, the data given in financial statements is classified into simple groups and a comparison of various groups is made with one another to pinpoint the strong points and weaknesses of the businesses। क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ताकि हमें बिजनेस के वो पिन पॉइंट मिल सके, जो बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकते हैं और जो बिजनेस के वीक पॉइंट्स भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अगर है दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर वीकनेसेस है बिजनेस के अंदर तो उन पॉइंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं और एक रेमेडियल एक्शन उनके अगेंस्ट दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, if all the items relating to the current assets are placed in one group while all items relating to the current liabilities are placed in another group, the comparison between the two groups will be provide useful information like what is the amount of our working capital। ये हमें यहाँ से पता लग सकता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है अगर हम दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज होता है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस जो है ना करके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उनको निकाल सकते हैं और अपने डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स जो हैं उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम यूजर्स की बात करते हैं तो हमने प्लस वन में भी पढ़ा था, यूजर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको इंटरनल यूजर्स बोलते हैं, जिसमें ओनर्स, एम्प्लॉइज वगैरह शामिल होते हैं, मैनेजमेंट शामिल होती है। और एक्शन यूजर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन का यूज करके मीनिंगफुल रिजल्ट निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फर्दर डिसीजन लेने के लिए उनका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें है सॉरी, actually the figures given in the financial statement do not speak anything themselves।
अगर वास्तविकता देखी जाए तो फिगर्स अपने आप में कुछ नहीं बोलते, उनसे अपने आप से कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाए, बना कर दे दी जाए, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि हम उनसे कोई डिटेल स्टडी नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते। द एनालिसिस ऑफ दीज फिगर्स हेल्प्स द इंटरेस्टेड रीडर बाय गिविंग टंग टू दीज म्यूट हीप्स ऑफ फिगर्स। जो ये म्यूट हीप ऑफ फिगर है, डाटा जो है हमारा मॉनेटरी फॉर्म में, ये जो हीप है इसका मतलब एक प्रकार का जो ढेर लगा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, इन डाटाज को यदि हम एनालाइज नहीं करेंगे तो इनसे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती, और ये इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। देर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग द फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट वन इज योर होरिजेंटल एनालिसिस मेथड एंड सेकंड वन इज योर वर्टिकल एनालिसिस मेथड। फाइनेंशियल एनालिसिस एक प्रकार की आर्ट है, and as such there are various approaches towards the financial analysis, and out of these two approaches we will discuss about the horizontal analysis and vertical analysis. Now what is horizontal analysis? अगर हम बात करें तो in such type of analysis financial statements for a number of years are reviewed and analyzed. हॉरिजेंटल एनालिसिस होता कैसे बेसिकली, अगर हम इसके फॉर्मेट को देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस को, जिसमें कि हम हॉरिजेंटली जो है हमारे पास यहाँ डाटाज होते हैं, आइटम्स होते हैं गिवन, यहाँ एक नोट नंबर की तरह हम रख लेते हैं, और यहाँ एक से ज्यादा 1 साल, 2 साल या 3 साल के फिगर्स होते हैं, और उन्हीं का कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंजेस निकालकर। एब्सोल्यूट चेंज हम उनके निकाल लेते हैं, और एब्सोल्यूट चेंज आने के बाद हम उनका परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। ये कितने भी ईयर्स के लिए हो सकता है, लेकिन मोर देन 2 ईयर्स का होगा, 2 से ज्यादा ईयर्स के लिए, और ग्रेटर देन 2 ईयर्स के लिए, 2 साल से ज्यादा के डाटा को जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें हम ओरिएंटल एनालिसिस का यूटिलाइजेशन करते हैं। फिगर्स फॉर 2 or more years आर कंटेन्ड इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस, एंड दीज फिगर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। जैसे कि हमने ये बनाने की कोशिश की है, मान लीजिए यहाँ दो, यहाँ फर्स्ट ईयर है, यहाँ सेकंड ईयर है, यहाँ थर्ड ईयर है, और यहाँ पर हम इनके एब्सोल्यूट फिगर ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर को अगर हम बेस मान लें तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट फिगर आ जाएगा यहाँ पर, और थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दें तो एब्सोल्यूट फिगर आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों की परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे इस कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन हम करते हैं दैट इज टू बी नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। Such type of analysis is based on the data from year to year rather than only 1 year। ये जो है ना ईयर टू ईयर, एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल पर बेस होता है, ना कि इसमें केवल एक साल के डाटा को हम एनालाइज करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक एनालिसिस भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं वर्टिकल एनालिसिस के बारे में। वर्टिकल एनालिसिस में हम बात यूं कर सकते हैं कि ये जो है बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट में एनालाइज किया जाता है। इसमें जो है एक साल के डाटा को हम बेसिकली कंपेयर करते हैं, और उसी में किसी पार्टिकुलर एक एलिमेंट को बेस मानते हुए। इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए सिंगल ईयर और ए पार्टिकुलर डेट आर रिव्यूड और एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस लाइक रेशोज। रेशोज को हम बेस मान के मतलब इसमें जो है क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव relationship among various items of balance sheet and statement of P&L of a single period. The items in the financial statement are expressed as percentage to total, and the total is taken as equivalent to 100. The total can be of in the statement of P&L, revenue from operation को हम बेस मान सकते हैं। इन P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L की अगर हम बात करें तो वहां पर हम किसको ले सकते हैं बेस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। जबकि अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो उसमें हम बेस लेते हैं टोटल ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी का टोटल, और एसेट साइड में टोटल ऑफ एसेट्स का टोटल हम लेकर उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टेटमेंट कंटेनिंग सच एनालिसिस आर टर्म्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट होती हैं दीज आर टू बी टर्म्ड एज डायनामिक एनालिसिस अलोंग विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम ऊपर जो है इसके लिख सकते हैं ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, कि जो है जितने भी स्टेटमेंट बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो सारी की सारी हमारी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है ना।
Since such type of analysis is based on the data of a single year, so it is also called static analysis. ये इसमें एक साल के डाटा को लेकर हम एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक से दो साल के डाटा, दो या दो से ज्यादा ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं, इसलिए इसको डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल एनालिसिस इज यूजफुल इन comparing the performance of several companies in the same group or departments in the same company। ये जो है बेसिकली सेम ग्रुप या सेम डिपार्टमेंट का सेम डिपार्टमेंट में फिगर्स को कंपेयर करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग द फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ डूइंग द फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इन पॉइंट्स में मैं आपको इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो ये चार बातें आप ध्यान रखेंगे। हम प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी, ये चार बातें जो है हम बेसिकली किसी भी एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है उसकी अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है उसकी टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज, लिक्विडिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, एंड सोल्वेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ लिखा है। फर्स्ट वन पॉइंट है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी। किसी भी संस्था की लाभ कमाने की क्षमता को हम उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के द्वारा निकाल सकते हैं। टू मेजर द सोल्वेंसी, सोल्वेंसी का मतलब होता है द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ एनी फर्म, कि वो पैसा जो है रीपेमेंट करने में कितनी सक्षम है, क्या रीपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस बात को हम यहाँ पर री से डिस्कस करते चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्म कितनी स्टेबल है, कितना उसके पास टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, ये सब उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में हम शामिल करके चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी विद द अदर फर्म्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो हेल्प करता है मेकिंग द कंपैरिजन ऑल्सो, दूसरी फर्म के साथ हम इजीली कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, इसमें भी हमारी ये मदद करता है। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, और इन स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर हम रेशियोज एनालिसिस का यूज करके विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियोज, हम ये पता लगा सकते हैं कि एक फर्म की जो है जो उसने बोरोड कैपिटल ले रखी है या जो इक्विटीज कैपिटल ले रखी है उनके ऊपर जो रिटर्न्स हैं उनको पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब होता है कि आइदर बिजनेस इज इन ग्रोइंग ट्रेंड और इन डिक्लाइन ट्रेंड और इन द कांस्टेंट व्यू और सैचुरेशन पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को हम आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट के बारे में जानना है तो हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस के बढ़ रहे हैं या बिजनेस के प्रॉफिट डाउनफॉल में है या बिजनेस के प्रॉफिट कंसिस्टेंटली सेम चल रहे हैं। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, उसके डिसीजन कितने प्रभावी है मैनेजमेंट के बिजनेस के अंदर, उनके डिसीजन से कितना बिजनेस को प्रॉफिट होता है, कितना बिजनेस के फायदे के जो है ना वो डिसीजंस रहते हैं। इस बारे में हम अगर पता करना चाहते हैं तो हम बेसिकली मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे चेक कर सकते हैं। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, और साथ साथ ये मैनेजमेंट को ना यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देती है, जैसे टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई हमारी, है ना, या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या हमने जो उधार का पैसा ले रखा है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी हमारी कैसी है। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही मिलती है, ताकि वो फ्यूचर में अच्छी पॉलिसीज, अच्छे बजट्स, अच्छी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट कर सके। पॉलिसी, बजट एंड स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए जरूरी है मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी मदद करती है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब साइड बाय साइड जहां इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पज है, वहां कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में अगर बात करें तो पहली लिमिटेशन है limitation of financial statements. As we know that all the financial statements are to be prepared on the basis of some accounting principles, and those accounting principles are flexible. वो as per the requirements change हो जाते हैं, तो इससे हमें सही डाटा नहीं मिल पाता। सही डाटा ना मिलने की वजह से हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। Affected by window dressing. Window dressing, as you know that it is a type of limitation, or it is a kind of limitation of financial analysis under which we are doing the uh,
फेक प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट, लाइक जो डाटा को एसेट्स को घटाकर लाइबिलिटीज को बढ़ाकर हम जो पोजीशन को वीक दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, पोजीशन को अगर अच्छा दिखाना है तो एसेट्स की वैल्यूज बढ़ाकर और लाइबिलिटीज को घटाकर हम अंडर द विंडो ड्रेसिंग दिखा सकते हैं. Do not reflect the change in price level. As you know that the assets and liabilities, basically assets prices are day by day or the with the fluctuations of the time getting the change, but financial statement analysis is to be prepared for the particular period. So they are prepared for the particular period. Under this, we cannot be judge accurately the financial strength of the organization, financial position of the organization. So ये इसकी एक बड़ी सीरियस लिमिटेशन है, क्योंकि ये बेसिकली किस पर बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पर. हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में ये पढ़ा था कि यहाँ पर जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम एक्वायर्ड प्राइस पर रिकॉर्ड करके चलते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पर. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द मार्केट हम डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे सही पोजीशन हमें नहीं मिल पाती. डिफरेंट अकाउंटिंग, अब हर फर्म अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करती है, अलग अलग अप्रोचेज लगाती है. कोई हम एग्जांपल के तौर पर देखना चाहें तो डेप्रिसिएशन के मेथड की बात करें तो कोई रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज करता है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, और अकाउंटिंग प्रोसेस भी उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो उस कंडीशन में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन के लिए नहीं मिल पाती दो फर्म के. तो ये भी एक इसका लिमिटेशन का कारण बन जाता है. इफेक्ट ऑन पर्सनल एबिलिटी एंड बायसनेस ऑफ द एनालिस्ट. कई बार जो पर्सनल जजमेंट्स है वो भी हमारे लिए बड़ी ही जो है ना प्रॉब्लम बन जाती है फॉर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंट्स according to their own personal judgment ability, and all the things are to be the similar for all the accountant. It is not necessary, so personal biasness can be there. तो पर्सनल बायसनेस होने की वजह से डाटा क्या है, कई बार जो ना गलत वैल्यूज प्रेजेंट कर देता है, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल एनालिसिस हम स्ट्रांगली नहीं कर पाते. डिफिकल्ट इन फोरकास्टिंग. डिफिकल्ट इन फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर का एस्टिमेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है. ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उनसे रिजल्ट्स जो भी अच्छे से निकाले, लेकिन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द इन्वायरमेंट हम फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर पाते. लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ड्यू टू ऑफ द मॉनेटरी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हम जो है ये कह सकते हैं कि इसकी एक ये लिमिटेशन है कि इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं किया जा सकता, केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है. क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर्स एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं विद द लिमिटेड या सिंगल ईयर्स डाटा के साथ, तो वो केवल लिमिटेड यूज देता है, उसका केवल कुछ समय के लिए ही इंपॉर्टेंस है, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. तो इस तरीके से ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें यहाँ डिस्कस करने के लिए जो करनी थी. नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, देयर आर सम इम्पोर्टेंट टूल्स विच आर हेल्पफुल फॉर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अगर इन टूल्स के बारे में बात करें वन बाय वन, तो दीज आर द जस्ट लाइक फर्स्ट वन है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड वन है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड वन है हमारा रेशियो एनालिसिस, फोर्थ वन है हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, फिफ्थ वन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट वन है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, एंड देयर आफ्टर ट्रेंड एनालिसिस. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 basic tools which are required or which are helpful for making the financial statement analysis. अगर वन बाय वन इनके बारे में अगर हम बात करें, तो पहला टूल है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है. मैं बेसिक मीनिंग इसका जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ. Cash flow statement is that statement which shows the cash inflows and outflows, or you can say that flow of cash in a statement. Either कैश जो है वो आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है, या कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में हमें बताता है. दैट इज टू बी नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. और बेसिकली इसमें हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज को इंक्लूड करके चलते हैं. पहली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, दूसरी हमारी इसमें जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है. दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं. और तीसरी जो एक्टिविटी है हमारी वो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो ये 3 एक्टिविटी से कैश कितना आया और कितना गया, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, कैश फ्लो
स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये हमें बेसिकली बताता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश हमारे पास आया। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड where fund flow statement is a technical device designed to analyze the change in financial position of a business enterprises between two different dates। कि जो दो डिफरेंट डेट्स होती हैं, दो डिफरेंट डेट, टू डिफरेंट डेट्स को जो भी हमारा फंड्स में चेंजेस आए हैं उन पार्टिकुलर चेंजेस को एनालाइज करने में हमारी ये क्या करता है? मदद करता है। ये मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग जो है ना प्रोवाइड करता है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट है मेरे पास रेशो एनालिसिस। अगर हम रेशो एनालिसिस की बात करें तो रेशो एनालिसिस क्या है? ये भी एक टूल है जो कि क्विक इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म माना जाता है। क्विक इंडिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है किसी भी फर्म की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एक क्विक इंडिकेशन है ये। यानी इसके आधार पर हम क्विकली ये डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर द फर्म इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट by calculating the different kind of ratios like profitability ratios to knowing the profitability or the earning capacity of the firm, like solvency ratios to know the repayment capacity of the firm, like liquidity ratio to know the short term solvency power of the firm, like turnover ratios to know the proper utilization of resources in the organization और इन द फर्म। इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एक साल के डाटा को कंपेयर कराते हैं, एक साल के डाटा को हम लेकर के चलते हैं। तो ये स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर जो एनालिसिस हम करते हैं वो बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट में किया जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा ईयर्स के डाटा को हम लेकर कंपैरिजन करते हैं और क्योंकि इसमें दो से ज्यादा ईयर्स को हम लेकर कंपैरिजन करते हैं तो इसलिए इसको हम डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो नो प्रॉफिट और नो लॉस के बारे में हम यहाँ बेसिकली डिस्कशन करते हैं। इट इज कॉल्ड एज NPNL पॉइंट, जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है इसके टोटल कॉस्ट के। तो उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमें ये बताता है कि बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहाँ है और उनके अकॉर्डिंगली हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वी कैन कंटिन्यू द बिजनेस, अदरवाइज वी विल शट डाउन द बिजनेस। ट्रेंड एनालिसिस स्टैंडिंग फॉर द ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस। ट्रेंड्स मैंने पहले भी जिक्र किया। मान लेते हैं पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को के ट्रेंड्स को हमें जानना है तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को हम यहाँ पर OX एक्सिस पर प्लॉट कर देते हैं और जो है OY एक्सिस पर प्रॉफिट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये ईयर्स हैं हमारे, ये ईयर्स हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, ग्राफिकल वे में अगर हमें जानना है तो। और यहाँ इनके प्रॉफिट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। प्रॉफिट्स प्लॉट करने के बाद हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि वेदर प्रॉफिट्स आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स और आर प्रॉफिट्स इन डिक्रीजिंग ट्रेंड्स और प्रॉफिट्स आर इन जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड्स या कांस्टेंट ट्रेंड्स पे है। इसका इसका अंदाजा हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और इसमें बेसिकली किसी एक साल को हम अपना बेस मानते हैं। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा और ये हमारा था बेसिक छोटा सा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो काइंडली जो है मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट फॉर द सेम क्लासेस। और मैं ये जो वीडियो है यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसका लिंक ओपन करके इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं जो है instagram.com/Vikram Vijay Sir classes and you can also follow us on Telegram channel where you can write as Vikram Vijay Sir कॉमर्स क्लासेस के नाम से और हम आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे और आसानी से आपकी जो है डाउट्स और क्यूज वहाँ पर
ले भी सकते हैं। अगर फिर भी कोई बात आपको पूछनी है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एट माय नंबर, दैट इज द 9671925624, so that if you have any doubt you can ask directly. Thank you very much, have a good day, bye bye, take care.